सीटेट की लैंग्वेज पेडागोजी में इवेल्युएशन, असेसमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेमेडियल टीचिंग, पोर्टफोलियो, इन सब से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सब टॉपिक पे जितने भी उर्दू पेडागोजी में अब तक सवाल बने हैं सबको डिस्कस करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है कि कौन सा बयान बच्चों के अंदाज़ा कद्र के बारे में दुरुस्त है। अंदाज़ा कद्र का मकसद क्या मुआवजना है, कंपैरिजन है एक बच्चे का दूसरे से? जी नहीं। अंदाज़ा कद्र का मकसद इज़्तिराब और खौफ पैदा करना, बच्चे में को परेशान करना और बच्चे को डराना? जी नहीं। अंदाज़ा कद्र को तदरीसी या आमोज़ी अमल का हिस्सा होना चाहिए? जी हाँ। जो आपका इवेलुएशन हो, जो आपका मूल्यांकन हो, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंग होना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पढ़ने में नीचे से ऊपर का जो अंदाज़े नज़र है वो किस पे जोर देता है? नीचे से ऊपर यानी छोटे से बड़े आपको जाना है। सबसे जो छोटा होता है वो आपका हर्फ होता है और हर्फ मिल के रुक्न बनते हैं और फिर रुक्न मिल कर के लफ्ज़ बनता है और फिर जुमला बनता है। उसके बाद जुमले से आपकी कहानी बनती है और फिर कहानी से आपकी नज़्म उसके बाद आती है। तो इस तरह से देखें तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो नीचे से ऊपर का अप्रोच है। इसी तरह अगर आप लोगों से पूछ दे कि कोई किताब जो है वो पहले नज़मों से शुरू होती है और हरूफ तहज्जी बाद में पढ़ाए जाते हैं तो उस किताब का अंदाज़ नज़र कैसा है? तो वो ऊपर से नीचे है। पहले ही पोएम और स्टोरीज पढ़ा दी जा रही हैं, अल्फ़ाबेट बाद में पढ़ाई जा रही है, तो वो ऊपर से नीचे यानी कि टॉप बॉटम अप्रोच है। जबकि यहाँ पे नीचे से ऊपर की बात हो रही है तो पहले अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर पोएम। इस तरह से अगर हम चलेंगे नीचे से ऊपर तो इसको हम डाउन टॉप अप्रोच कहते हैं या बॉटम टॉप अप्रोच कहते हैं। अगला सवाल है कि तश्कीली जांच का मकसद क्या है? तश्कीली जांच बोले तो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। हम रचनात्मक मूल्यांकन क्यों करते हैं? बाकायदगी से वक्फों से सीखने का अंदाज़ा लगाने के लिए या फिर सेमेस्टर या सेशन के इख्तिताम पर? तो सेमेस्टर या सेशन के ख़त्म होने पे हम तश्कीली जांच नहीं करते हैं बल्कि तकमीली जांच यानी कि योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। तलबा के सीखने के तमाम वाक़यात का रिकॉर्ड रखना ये भी तश्कीली जांच नहीं है। सीखने वाले को ये जानने में मदद करना कि क्लास में सीखने के हवाले से उसकी पोजीशन क्या है, ये भी तश्कीली जांच नहीं है। बल्कि आप बाकायदगी से टाइम से पढ़ाई के दौरान ही जब बच्चों का जांच करते हैं, बच्चों की जब आप मूल्यांकन करते हैं तो उसे हम कहते हैं तश्कीली जांच यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। एक जामे क्लासरूम में उस्ताद का जो किरदार क्या होता है? ये इंक्लूसिव एजुकेशन से सवाल आ गया है, कोई बात नहीं, आया है तो इसे समझ लेते हैं। तलबा की मुतनव्वि ज़रूरतों को यानी कि विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करना होता है या फिर कुछ ख़ास तलबा पे ध्यान देना होता है? जी नहीं। आप इंक्लूसिव क्लासरूम में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दे सकते। बच्चों की तालीमी काबिलियत की बुनियाद तो उनकी शनाख्त करना और उसको अलग करना है। आप बच्चों को अलग नहीं कर सकते। खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चों को माहिर के पास भेजेंगे और इसको यकीनी बनाएंगे कि उन्हें अलग से पढ़ाया जाए। आप इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को अलग अलग से नहीं पढ़ा सकते हैं। एज ए लैंग्वेज टीचर आपकी क्लासरूम में जो कि इंक्लूसिव होगी, समावेशी होगी, तो उसमें हर किस्म के बच्चे होंगे, नॉर्मल भी होंगे, फिजिकली हैंडीकेप भी होंगे। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें नॉर्मल, फिजिकली हैंडीकेप, हर तरह के बच्चों की ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं। तो तलबा की मुतनव्वे ज़रूरतों को, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को, वेरियस नीड्स को हमें एज ए लैंग्वेज टीचर इंक्लूसिव क्लास सिस्टम में हमें हल करना है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। प्राइमरी सतह पर पढ़ने की सतह की जांच के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है? तो देखो, रीडिंग स्किल का इवेल्युएशन करना है तो उसके लिए हरूफ तहज्जी या फिर अलामत तलफ़ुज़ को जानना या पढ़ने में रवानी अहम नहीं है। पढ़ने का मतलब हरूफ की अदायगी होता ही नहीं है, पढ़ने का मतलब होता है मतन के मानी समझना, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। तावनी तदरीस यानी कि जो रेमेडियल टीचिंग है
किन बच्चों के लिए होती है? जो मौजू को समझ नहीं पाते, टॉपिक को समझ नहीं पाते और उन्हें परेशानी होती है, या फिर क्लास करने में जो पाबंद नहीं है, रेगुलर जो नहीं आते उनके लिए रेमेडियल टीचिंग करते हैं, या फिर आमोज़ी नक्श से जो 2-4 होते हैं, या फिर हदफ ज़बान में जो माहिर होते हैं। तो जो बच्चे कंसेप्ट समझ नहीं पाते और उन्हें लर्निंग में दिक्कत और परेशानी आती है, उनके लिए ही हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। रेमेडियल टीचिंग की जो सक्सेस होती है वो डिपेंडेंट होती है लर्निंग की और लर्निंग डिसेबिलिटी की या लर्निंग डिसऑर्डर की सही पहचान पे। जब तक हम अधिगम की त्रुटियों को सही से ज्ञात नहीं कर पाएंगे, हमारा उपचारात्मक शिक्षण सफल नहीं होगा। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और हम कमियों को पता लगाने के लिए जो जांच करते हैं उसको हम कौन सी जांच कहते हैं? तशख़ीसी जांच कहते हैं। तशख़ीसी जांच को निदानात्मक परीक्षण हिंदी में और अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है। प्राइमरी सतह पर अंदाजे कद्र के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? हर मियाद के ख़त्म होने पर जी नहीं, हर मियाद के ख़त्म होने पर हम अंदाजे कद्र नहीं करते हैं। अंदाजे कद्र को रियासती अमल पर मबनी होना चाहिए और रियासत को मरकज़ी सतह पर इसे अंजाम देना चाहिए, या फिर अंदाजे कद्र को स्कूल पे मबनी होना चाहिए और इसे तदरीस आमोज़िश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। जी दोस्तों, आपका जो मूल्यांकन हो वो विद्यालय आधारित हो और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंग हो। इसको अलग से नहीं करना चाहिए, मियाद खत्म होने के बाद भी नहीं करना चाहिए, न ही साल में एक बार करना चाहिए, बल्कि स्कूल के अंदर ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही करना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन सही है। किसी तसव्वुर या इख्तिसाम या उसूल के इख्तिताम पे लिए जाने वाला टेस्ट। जब कोई भी आप सेशन ख़त्म करते हैं उसके बाद आप बच्चे को चेक करते हैं, बच्चे का टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? उस टेस्ट को हम वैसे तो तकमीली जांच कहते हैं, लेकिन तकमीली जांच ऑप्शन में नहीं है। सीटेट ने इसका जवाब तशख़ीसी जांच माना है। ठीक है, तकमीली जांच को क्या कहते हैं? तकमीली जांच को हम कहते हैं उर्दू में तकमीली जांच को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समेटिव असेसमेंट कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन हिंदी में कहा जाता है। अंदाजे कद्र को तदरीसी आमोसी अमल का हिस्सा होना चाहिए, दावा है, जो कि बिल्कुल सही है। दलील है कि अंदाजे कद्र के अमल में सिर्फ बच्चों की सलाहियतों का अंदाजा नहीं लगाया जाता है, बल्कि उस्ताद के तदरीसी अमल की भी तशख़ीस होती है। तो ये बात भी सही है। तो दावा और दलील दोनों सही हैं। अगला सवाल कि मुआलजाती तदरीस की कामयाबी आमोज़िश में कमी की सही पहचान पे मुनहसर है। सही बात है। जब तक आप लर्निंग डिसेबिलिटी को सही से पहचान नहीं पाएंगे, आप रेमेडियल टीचिंग नहीं सही से कर पाएंगे। दलील है कि मुआलजाती तदरीस मेयारी जांच का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि रेमेडियल टीचिंग में हम स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं करते हैं। रेमेडियल टीचिंग के ज़रिए हम टेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि बच्चों की कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए दावा तो सही है, दलील गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसे पोर्टफोलियो का अंदाजा कदर करेंगे। चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, फिर समझिए। आमोज़गारों के मुख्तलिफ आमोज़ी नमूनों को जमा करना, उनको रिकॉर्ड करना और आमोज़गारों के मजमूई अंदाज़े कद्र के लिए उनका इस्तेमाल करना, ये पोर्टफोलियो है। या फिर तदरीस के लिए हर आमोज़गार के पूरे साल के रिकॉर्ड को जमा करना, या फिर मियाद के आखिर में होने वाले इम्तिहानात और आमोज़गारों के मजमूई अंदाज़े कद्र के लिए उनका इस्तेमाल करना, या फिर साल भर में होने वाले रस्मी टेस्ट के जरिए अंदाज़े कद्र करना। तो जो पोर्टफोलियो अंदाज़े कद्र होता है, इसमें हम बच्चों की लर्निंग का जो नमूना होता है, जो विभिन्न प्रकार के उनके आमोज़ी नमूने होते हैं, उनको जमा करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं और आमोज़गारों के मजमूई अंदाज़े कद्र में इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों के इवेल्युएशन के लिए जो बेस्ट मेथड माना जाता है वो पोर्टफोलियो का ही माना जाता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। पहली जमात की ज़बानी किताब जो है, निसाबी किताब जो है, वो कैसे शुरू हो रही है? देखो, नज़्मों और कहानियों से शुरू होती है और बाद में हुरूफ़ तरजीह आते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? टॉप बॉटम अप्रोच, ऊपर से नीचे का अप्रोच कहेंगे। ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। तो ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करके ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस की जानी चाहिए। इस्लाही तालीम का मकसद क्या है? ये जो हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं, इसका मकसद क्या है?
मौजूदा हिकमत अमली में कवायद का तारुफ करना, तालिब इल्म की जांच करना या फिर कवायद के असबाब को दोबारा पढ़ाना जो आमोज़गारों ने ठीक से नहीं सीखा है, जो लर्नर्स ने अच्छे से नहीं सीखा है, जो उनको समझ में नहीं आया उसको दोबारा अगर आप पढ़ाएं, बच्चों की कमियों को दूर करें, तो यही मकसद होता है इस्लाही तालीम का, रेमेडियल टीचिंग का, उपचारात्मक शिक्षण का। इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ज़बान सीखने में तशख़ीसी जांच का जो मकसद होता है वो क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का मकसद वालिदैन को राय देना होता है? जी नहीं। तलबा की तरक्की की रिपोर्ट को पुर करना होता है? जी नहीं। मजमूई तशख़ीस के लिए सवालिया पर्चा तैयार करना होता है या फिर सीखने वालों की समझ में कमियों को जानना होता है? तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट का हमारा मकसद होता है, लर्नर्स की जो कमियां हैं उन्हें चेक करना होता है, और जब हम कमी को चेक कर लेते हैं तो उसको दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। तशख़ीसी जांच का बुनियादी मकसद क्या है? तो सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वाले ही कंसेप्ट पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। दर्जा तफवीज़ करना नहीं होता बल्कि मुतल्लिका तसव्वुरात के बारे में बच्चों और उलझनों को समझना होता है, बच्चों की जो कमियां हैं उसे समझना होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट की का मकसद। अगला सवाल है कि कोर्स के दौरान आमोज़गारों की परेशानियों, मालूमात की खला और महारत में कमियों को मालूम करने के लिए जो हम जांच करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं तश्कीली जांच। लेकिन यहाँ पे तश्कीली जांच कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, ऑफिशियल आंसर में इसका जवाब तशख़ीसी जांच माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पोर्टफोलियो का अंदाज़ा कद्र जो होता है वो क्या होता है? उस्ताद के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन आमोज़िश की मिसाल को जमा करना और आमोज़गारों के मजमूई अंदाज़े कद्र के लिए इसका इस्तेमाल करना, यही पोर्टफोलियो है ना? जी हाँ, पोर्टफोलियो एक ऐसा बस्ता होता है जिसमें बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड सभी अहम चीज़ें होती हैं, जिसका इस्तेमाल करके टीचर ओवरऑल बच्चों का इवेल्युएशन करता है। याद रखिएगा, प्राइमरी लेवल पे बच्चों के इवेल्युएशन के लिए बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा तरीका जो है वो पोर्टफोलियो ही है। तशख़ीसी जांच की जाती है कैसे, क्यों की जाती है तशख़ीसी जांच? डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों की जाती है? मसाइल को हल करने के मकसद से तलबा की कमज़ोरियों को मालूम करना, मखसूस प्रोग्राम के लिए तलबा की मौज़ूनियत का अंदाज़ा करना, मुलाज़मत की फ़राहमी के लिए महारत की जांच करना या फिर तलबा की सलाहियतों के बारे में फ़ैसला करना। तो बच्चों की कमज़ोरियों को पता लगाने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। मान लो आपने बच्चों का एक टेस्ट लिया और बच्चों ने उस टेस्ट में बहुत ख़राब प्रदर्शन किया, तो आप ये जानने के लिए कि बच्चों का नंबर इतना कम क्यों आया, दोबारा टेस्ट ले रहे हैं, तो इस टेस्ट को हम तशख़ीसी जांच कहेंगे। कौन सी जांच? तशख़ीसी जांच, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो के अंदाज़ा कद्र से मुराद क्या है? तो अंदाज़ा कद्र के लिए आमोज़गारों की तमाम सरगर्मियों को रिकॉर्ड करना और मजमूई तौर पर उसका इस्तेमाल करना बच्चों के इवेल्युएशन के लिए, वही पोर्टफोलियो का अंदाज़ा कद्र है। तो हमने इवेल्युएशन से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड और साथ ही साथ पोर्टफोलियो से रिलेटेड और डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड कुछ अहम सवालात किए। ये सवालात कई बार रिपीटेड हैं, इसलिए मैंने सोचा करा दूं, ताकि हो सकता है कि एक आध सवाल यहाँ से आपका फंस जाए जो कि आपके इम्तिहान में फ़ायदेमंद साबित हो।